Assalamu alaikum students. Now beta most welcome in online classes of Metropolitan School. In your previous lectures, Kashi, you discussed about the chapter of equilibrium. In this chapter, you already learned about the concept of equilibrium, conditions of equilibrium, and states of equilibrium. And it's very important topic about the torque. ये सब प्रीवियस आपके लेक्चर में से काशिफ ने आपको डिस्क्राइब किया, इसमें आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया और उन चीज़ों को आपने समझने की कोशिश की. नाउ बेटा, टुडे आवर टॉपिक न्यूमेरिकल बेस एंड टॉपिक नेम इज टॉर्क. जो आपने टॉर्क का टॉपिक स्टडी किया अपना, उसके बिहाफ पे जो न्यूमेरिकल्स हैं आपको वो मैं सॉल्व करना चाहता हूँ कि न्यूमेरिकल्स का मतलब बेटा ये होता है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ योर टॉपिक. जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारी, उस पर हम बात करेंगे. तो टॉपिक नेम इज मेंशन ऑन बोर्ड द टॉर्क. प्रॉब्लम नंबर 6.1 फर्स्ट आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो बुक के हमारे एंड पे होती हैं चैप्टर के, दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम एंड इन द इंक्लूडिंग चैप्टर दिस इज कॉल्ड एग्जाम्पल्स. ठीक है, और हम एग्जाम्पल कैसे करते हैं कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता है. जब कहा जाता है 6.1 तो हियर आई मेंशन द प्रॉब्लम. P स्टैंड फॉर प्रॉब्लम. ओके, 6.1 and topic name is torque. What is torque? The turning effect of a force about a fixed point. Turning effect of force about a fixed point पे जो आपके turning effect of force होगा उसे हम torque कहेंगे. बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि डोर. तो वेरी सिंपल एग्जांपल, जो आपके घर में डोर है, आपके रूम का जो डोर होता है उसको आप ओपन करने की तरफ जाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, वो डोर अपनी एक फिक्स पोजीशन पे रहता है. तो उसकी फिक्स पोजीशन के हिसाब से जब वो रोटेट करता है तो उसे हम कहते हैं टॉर्क. फोर्स लगाने पे कोई भी ऑब्जेक्ट अपने फिक्स पॉइंट पर रोटेट करे. ओपन हो गया आराम से इजीली, फिर आपने बंद कर दिया, उसे हम टॉर्क कहेंगे. बिल्कुल सिंपल तरीका समझने का ये है कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट. ठीक है, मैं उस टॉपिक पे नहीं जा रहा है, वो आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है विद फार्मूला विद यूनिट्स. तो वो मेरा इस टाइम पे टॉपिक है भी नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था कि बात समझ में आ जाए. तो प्रॉब्लम नंबर 6.1 आपको बुक में अपने पता होनी चाहिए. प्रॉब्लम में ये कहा जाता है कि अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन. फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जब हम उसको रीड करते हैं तो जैसे ही फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारे सामने आती है तो हम रुक जाते हैं और उसको नोट कर लेते हैं. तो फर्स्ट चीज़ इज डेट कि अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन, यानी कि फर्स्ट जो हमें फिजिकल क्वांटिटी सामने आई है वो है फोर्स. ठीक है, अब न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे किए जाते हैं, उसका पैटर्न क्या होता है. फर्स्ट हेडिंग इज डेटा. What is data? Information about question about numerical, उसे हम डेटा कहते हैं. डेटा डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. नंबर 1 गिवन एंड नंबर 2 रिक्वायर्ड. दो पार्ट्स होते हैं उसके. ठीक, गिवन एंड सेकेंड पार्ट इज रिक्वायर्ड. ओके, व्हाट इज गिवन? द वैल्यू ऑफ फोर्स इज गिवन. Its value is 25 Newton. In the given portion you write F is equal to 25 Newton. Okay. The wording of numerical is continue. A force of 25 Newton acts on a body. एक body पे act कर रही है. If moment arm is 2 meter. The what is moment arm? Moment arm. Moment arm means symbol we use D और R. कोई भी एक सिंबल आप यूज कर सकते हैं फॉर मोमेंट आर्म. ठीक, फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसे हम कहते हैं मोमेंट आर्म. ठीक है, फोर्स लगाने की वजह से फोर्स अप्लाई होगी तो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, और डिस्प्लेसमेंट को क्या कहा जाएगा? मोमेंट आर्म. क्योंकि ये एक फिक्स पॉइंट पे है इसलिए वर्ड डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा. सिंपल वी यूज द वर्ड मूवमेंट आर्म. आपके हाथ की वजह से मूवमेंट हो रही है इसलिए कहा जाता है मूवमेंट आर्म. ठीक है, तो जो मूवमेंट आर्म की वैल्यू है इन योर क्वेश्चन नंबर 6.1 प्रॉब्लम, वी यूज द सिंबल ऑफ डी 2 मीटर. बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, इसलिए वी यूज द सिंबल ऑफ एरो हेड. ओके, एरो का सिंबल यूज़ किया जाएगा इन दी वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर. चैप्टर नंबर 5 की ये है डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे मुझे डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है. तो नाउ गिवन हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे.
value of force 25, moment arm is 2 meter. Find the requirement is torque. The symbol is tau, 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 tau कहते हैं इसको, और ये सिंबल आपको टॉर्क के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, हम कहते हैं tau, TAU. Now find out the value of torque. Given value of force 25 and moment arm is 2 meter. Next heading is obviously solution. First you write down the formula of torque, and according to your topic, torque is equal to F cross T. F cross D. Torque is equal to F cross D. F force, D stand for moment arm. Okay. Now put the value of these two physical quantities. Force is 25 and the value of moment arm is 2 according to your data. Then after multiplication, 25 to the 50, this is your answer, but unit is remaining of torque. The unit of torque is Newton meter. Why? Because the unit of force is Newton and the unit of moment arm means displacement. Displacement, it is represented by with the unit of meter. That's why we consider the unit of torque is Newton meter due to these two physical quantities, force and displacement. Okay, but it's very simple numerical. आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल आती है, ये मत समझने का आप इतना ईजी था एग्ज़ाम में नहीं आता, आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल इसमें न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, तो उस पर हमें नहीं जाना है, जो भी न्यूमेरिकल होगा वो ईजी होगा, चाहे डिफ़िकल्ट हो, हमें उसको देखना होता है, सॉल्व करना होता है. तो दिस इज़ द प्रॉपर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम of chapter number 6. The topic is torque. Okay beta. Now वो next other numerical, the problem number 6.2. वहाँ पे कुछ थोड़ी सी चेंजेस होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि सेम फैक्टर नहीं होगा. तो नाउ मूव ऑन दी प्रॉब्लम नंबर 6.2. तो बोर्ड में रिमूव करने जा रहा हूँ और अब जो है वो हम प्रॉब्लम 6.2 पे फोकस करेंगे. प्रॉब्लम नंबर 6.2 में हमारे पास जो बेटा डेटा होगा उसमें कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ भी होंगी एंड फिजिकल क्वांटिटी भी चेंज होंगी, कि वहाँ पे हमें फैक्टर्स कुछ अलग हैं मालूम करने के लिए. इस वजह से प्रॉब्लम नंबर 6.2. डेटा गिवन देन रिक्वायर्ड. ओके, गिवन एंड रिक्वायर्ड. अब ये तो प्रॉब्लम नंबर 6.2 है, वर्डिंग आपके सामने मौजूद है. परफेक्ट एग्जाम्पल है डोर. न्यूमेरिकल टोटली डिपेंड ऑन डोर है आपका, जो मैं अभी आपको एग्जाम्पल टॉर्क के दे रहा था कि एक डोर जो है उस पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं ओपन करने के लिए. डोर को ओपन करने के लिए वो कितनी फोर्स चाहिए होगी, कि जब आपने फोर्स लगाई होगी ऑब्वियसली फोर्स अप्लाई हुई है, फोर्स अप्लाई होने पर डोर ओपन हो जाएगा. जब वो डोर ओपन होगा तो वो कितनी फोर्स लगी है ये पूछा गया है, और फोर्स अप्लाई करने पे जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, जो मोमेंट आर्म कवर हुआ है, वो 4 मीटर है आपके पास. इन योर मेंशन इन योर प्रॉब्लम नंबर 6.2 वहाँ मेंशन है कि 4 मीटर. तो जब 4 मीटर का वर्ड आ जाएगा तो वो हम समझ जाएंगे मोमेंट आर्म है, अगर टॉपिक टॉर्क का है तो. ठीक है, तो द फर्स्ट वैल्यू ऑफ मोमेंट आर्म इज इक्वल टू 4 मीटर. उसके बाद ये कहा जाता है कि फोर्स आपने अप्लाई की, मोमेंट आर्म प्रोड्यूस हो गया डोर के पे 4 मीटर का, और इस फोर्स ने जो भी आपने लगाई है, फोर्स नहीं पता वो फोर्स का अमाउंट कितना है, और जो मोमेंट आर्म प्रोड्यूस हुआ उसके बाद जो टॉर्क प्रोड्यूस हो गया है उसकी वैल्यू है 120 न्यूटन मीटर. इस मीन यहाँ पे आपको टॉर्क दे दिया 120 न्यूटन मीटर, टॉर्क गिवन है. इट्स मीन अब आपके पास फोर्स गिवन नहीं है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 1. वहाँ पे फोर्स और मोमेंट आर्म गिवन था. यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टॉर्क. इन दिस क्वेश्चन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोर्स.
कि फोर्स कितनी आपके अप्लाई हुई जब मोमेंट आर्म 4 मीटर प्रोड्यूस हुआ, और जो टॉर्क का अमाउंट आया वो था 120 न्यूटन मीटर, और डोर के एग्जाम्पल आपको दिए। तो रिक्वायर्ड में आप मेंशन करेंगे फोर्स। ओके, आफ्टर दिस हेडिंग सॉल्यूशन, now first you write down the formula of torque, F मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म D। फार्मूला चेंज कर लेंगे। फार्मूला चेंज कैसे होगा, फोर्स मालूम करनी है, जो सेकंड फैक्टर है वो मल्टीप्लाई फॉर्म में है, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स वो डिवीजन में चला जाएगा आपके पास, दिस वन, टॉर्क डिवाइड बाय मोमेंट आर्म इज इक्वल टू फोर्स। इसका मतलब ये होगा कि जब आपने फोर्स मालूम करनी है तो इट इज़ अ रेशो बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट आर्म। डायरेक्टली फार्मूला भी आप पुट कर सकते हैं और यहाँ से फार्मूला इंटरचेंज भी कर सकते हैं आप। नाउ बेटा पुट द वैल्यू ऑफ टॉर्क एंड मोमेंट आर्म, टॉर्क एंड मोमेंट आर्म। द वैल्यू ऑफ टॉर्क इन योर क्वेश्चन इज 120 and the value of moment arm is 4 is equal to F. After the simplification 4 1 is 4, 4 3 is 12 और 0 आपने वैसे कॉपी कर दिया। तो the answer is F is equal to 30 Newton. Newton is the SI unit of force। ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। चेंजेस आपके पास क्या आती हैं 1 और 2 में, वहाँ पे आपने टॉर्क मालूम किया था, यहाँ पे आपने फोर्स मालूम की है। इसी तरीके से किसी क्वेश्चन में फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोमेंट आर्म, यू कन्वर्ट द फार्मूला टॉर्क डिवाइड बाय फोर्स, मोमेंट आर्म इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड बाय फोर्स। आप नोट कर सकते हैं कि जब आपको मोमेंट आर्म मालूम करना है तो इट इज़ द रेशो बिटवीन टॉर्क एंड फोर्स, इस तरह मालूम कर लेंगे। तो ये दो न्यूमेरिकल्स आपके पास से बहुत इजी फॉर्मेट के ऊपर से, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लाजमी पता होनी चाहिए बेटा। जो हम टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो उसी से न्यूमेरिकल्स का मतलब ये होता है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रियल लाइफ में कहाँ हो रही है। और ये जो 6.2 था इसने आपको आपके रियल लाइफ से एग्जाम्पल दी कि एक डोर आप ओपन करते हैं तो उसके ऊपर कितनी फोर्स होनी चाहिए। अगर मूवमेंट आर्म 4 मीटर है इन द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज 120, तो पता चल गया कि फोर्स 30 न्यूटन की वहाँ अप्लाई हो रही उस डोर को ओपन करने के लिए। ठीक है बेटा, तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क एंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल ऑफ योर चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम। अच्छा बेटा एक बात और यहाँ पे कर दो, फिर माइंड से बात निकल जाएगी। तो रिमेनिंग आपके बेटा न्यूमेरिकल से चैप्टर नंबर 6 के वो बहुत डिटेल में है और फिगर वाइज है, तो फिजिकली जब सामने बात होती है तो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है, इसलिए उनको स्किप किया है। लेकिन क्लासेस में उसके जो न्यूमेरिकल्स करवाए जाते हैं वो इंशाल्लाह आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। ये बात अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। नाउ our new topic is center of gravity. It is a point of the body at which the whole weight of the body is acting. एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पूरी बॉडी का वेट जो है वो एक्ट कर रहा होता है। क्या मतलब, अगर उस पॉइंट को हम डिस्टर्ब करते हैं तो बॉडी का जो पूरा वेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आप इस तरीके से भी कंसीडर कर सकते हैं कि गिलास मिरर जो होता है, शीशा जो होता है, बात दफ़ा ऐसा होता है कि उसको कोई चीज़ आके जो है वो स्ट्राइक करती है, कोई बॉल है, कोई स्टोन है, कोई भी चीज़ है, जब आके उसे स्ट्राइक करती है तो एक क्रैक सा आ जाता है वहाँ पे। सम टाइम ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि कोई चीज़ अगर आके वो स्ट्राइक करती है तो वो बिल्कुल ब्रेक हो जाता है, टोटली ब्रेक हो जाता है। इसमें कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि फोर्स इज़ ग्रेटर देन और लेस देन, नो, देयर इज नो फैक्टर ऑफ फोर्स इज द अमाउंट ऑफ लेस और ग्रेटर, नो, यहाँ कोई ऐसा फैक्टर नहीं है। असल बात बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है पीछे वो ये है कि जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है जहाँ पे उसका पूरा वेट एक्ट कर रहा था, उस पॉइंट पर आपने हिट कर दिया। अगर उस पॉइंट पर आपने हिट कर दिया तो इट्स मीन वो चीज़ टोटली डिस्टर्ब हो जाएगी, कंप्लीट डिस्टर्ब हो जाएगी। सिर्फ ये रीज़न है कि हल्के से भी आपके उसका स्ट्राइक करने से वो बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा। जबकि आप ये देखते हैं कि बहुत ज़ोर से अगर कोई बॉल आके लग जाए या कोई चीज़ को थ्रो कर देता है या कोई हाथ लग गया, कोई भी चीज़ लगती है तो कभी कभार सिर्फ क्रैक्स आते हैं, जबकि हम ये फील करते हैं शायद टूट गया होगा। तो उसका रीज़न ये होता है कि उस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया गया, उस पॉइंट पर हिट नहीं किया गया जो उसका वेट का पॉइंट है, जहाँ उसका पूरा वेट जो है वो एक्ट कर रहा था, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ द बॉडी, और ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। मैंने बॉडी का वर्ड यूज़ किया है, आप यहाँ पे बॉडी के साथ साथ वर्ड ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट की बात भी होगी।
अदरवाइज बात बॉडी की नहीं हो रही है, एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इज अ पॉइंट ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट एट विच द होल वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग। अब और बात समझने के लिए कि बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट। देखिए आप लोगों के बात मेरे के साथ तो बात बॉडी बॉडी कर रहे थे बार बार, ऑब्जेक्ट को बढ़ा जाएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने उसको मेंशन कर दिया है कि बॉडी और ऑब्जेक्ट, ये लीजिए, कोई बात कन्फ्यूजन के पॉइंट ना रहे। तो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट, शेप पर डिपेंडेड है। उसकी एग्जाम्पल कैसे मैं कंसिडर करने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल हम इस तरह कंसिडर कर सकते हैं, दिस टू, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए स्फेयर, स्फेयर शेप ऑब्जेक्ट का बॉल है आपके पास, लाइज एट इट्स सेंटर। तो जो स्फेयर फॉर्मेशन के आपके पास ऑब्जेक्ट होंगे उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कहाँ लाई कर रहा होगा, सेंटर पे। इस मीन कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द शेप, ये इस बात की हम जो है वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं आपको। ओके, नाउ मूव ऑन एन अदर एग्जांपल, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड इज एट द सेंटर ऑफ रॉड। अब रॉड जो है वो एक लेंथ वाइज फॉर्म में होगी, एक स्फीयर फॉर्मेशन में नहीं होगी, यानी कि शेप चेंज हो गया। अब एक लेंथ के हिसाब से बात हो रही है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो एक प्रॉपर लेंथ जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं उनके बिहाफ पे क्या होगा, तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होना चाहिए, सेंटर, एट द सेंटर ऑफ द रॉड। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का आपके डिफरेंट सिस्टम पे होता है, इरेगुलर शेप, रेगुलर शेप, आपके डिफरेंट सिस्टम पे होते हैं। लेकिन सिर्फ एक बात अपने माइंड में आप रख लेनी है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द शेप, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक मैं फॉर एग्जाम्पल बात कर देता हूँ, सर्कुलर प्लेट है आपके पास, आप एक्सपेरिमेंट अपने घर में कर सकते हैं जिसका कि एक सर्कुलर प्लेट को हमें अपने फिंगर पे इजीली मूव करवा सकते हैं, वो नहीं गिरेगी, डाउनवर्ड नहीं जाएगी। और लोग इस बात पर होता है भाई देखें किस तरह बैलेंस कर लिया, तो उसमें की फैक्टर क्या है, की पॉइंट क्या है कि जो सर्कुलर प्लेट है बेसिकली आपने उसके उस पॉइंट पे अपने फिंगर को रखा है कि जिसकी वजह से वो प्लेट ईजिली आपकी इस फिंगर पे मूव कर रही है और वो गिर नहीं रही। हाँ, अगर आपने फिंगर को थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं तो इट्स मीन यू डिस्टर्ब दी पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सर्कुलर प्लेट, तो अब वो ऑब्वियसली डिस्टर्ब हो जाएगी। अब जब वो डिस्टर्ब होगी तो ऑब्वियसली वो अनबैलेंस हो जाएगी। अनबैलेंस होने की सूरत में आपके हाथ से वो प्लेट गिर जाएगी, जिसको आपने अपनी इतनी फिंगर के भी इस पार्ट पे से देख सकते हैं आप, इस सिस्टम पे, हाँ टिप पे ऊपर, टिप जो है वो आपकी उस फिंगर की आपने उसको उस पर रखा और इजीली मूव करते हुए आपने, ये आप घर में अपना एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो अगर आपने इस टिप को अपने फिंगर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट पे सर्कुलर प्लेट के रख दिया है तो फिर अब आप उस प्लेट को इजीली मूव करवा सकते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये पीछे हिस्ट्री होती है चीज़ों की, जो बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में हम देख रहे होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी कि जो मिरर है वो क्रैक्स नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं टूट रहा, जबकि सिर्फ वहाँ पे जो है वो एक निशान सा है, एक मार्क है ये आपके पास। लेकिन बात दफ़ा ऐसा हो गया आपने कि तो मैं तो बस इतना हल्के से टच किया था, ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल ब्रेक हो गया। तो आपने उसके उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट को उस समय टच कर दिया जहाँ पे उस पूरा मेजर का वेट एक्ट कर रहा था। तो ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, कि इट इज़ अ पॉइंट ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट एट विच द होल वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग, कि पूरी बॉडी का वेट जहाँ ऐड करेगा। डिफरेंट एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दी, लेकिन फॉर योर एमसीक्यूज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इसको आपने एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और याद रखिएगा, आपके बुक में टेबल जो है वो 6.1, ये टेबल 6.1 याद रखिएगा। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, उनके एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर भी दे दी हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स और वहाँ मौजूद हैं, उनके मेंशन है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट कहाँ होगा। तो वो ये टेबल फॉर योर एमसीक्यूज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आपकी कॉपी में बिल्कुल ड्रॉ होना चाहिए, आपकी कॉपी में ये बनना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। एक ही टेबल है जबकि नंबर 6 के, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे ये टेबल मेंशन कर दिया, कुछ चीज़ें मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है। तो numerical based topic torque and last topic of your chapter number 6 the center of gravity, जिसको हमने एक्सप्लेन किया। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी एंड already complete the concept of center of gravity and the shape of this one and the example and this very important table about the center of gravity। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।